हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हमारी बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। वन ऑफ द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बॉडी में जब भी एसिड बेस बैलेंस नहीं बन पाता, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस नहीं बन पा रहा। उनमें से एक कंडीशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वुड सजेस्ट कि आप एसिड बेस बैलेंस, जो कि बेसिक्स पार्ट 1 मैंने वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, आप वो जरूर देखें। उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एसिड बेस बैलेंस की, ये क्यों होता है और क्या कंडीशंस है जिसमें नहीं होता, क्या कंडीशंस अराइज हो जाती हैं एसिड बेस इम्बैलेंस में। सो आपको ये समझने में और ज्यादा इजी होगा। ऑफ कोर्स इस वीडियो में भी मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगी जिससे आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इजीली समझ आ जाए। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी इज लंग्स, उससे कनेक्टेड है। एसिडोसिस हमारी बॉडी में एसिडिक कंडीशन हो जाती है। सो अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। ये बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि एसिडोसिस क्या होता है। सबसे पहले एसिडोसिस नेम से ही क्लियर है, एसिडोसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया है। अब ये एसिडोसिस या फिर एसिडिक क्या होता है, इज द रिडक्शन इन पीएच बिलो नॉर्मल रेंज। पीएच का नॉर्मल रेंज से नीचे चले जाना, उसको बोलते हैं एसिडिक। हमारी बॉडी का पीएच क्या है, जब भी हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो उसमें 2 पीएच आते हैं, इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर का पीएच, सेल के बाहर का पीएच, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच, या फिर जिसको आप बोल देते हैं ब्लड का पीएच। सो हम यहाँ पर ब्लड को कंसीडर कर रहे हैं। सो ब्लड का जो पीएच है वो क्या होता है, 7.35 टू 7.45, ये हमारे ब्लड का पीएच होता है। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे किसी सॉल्यूशन में उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, जितने हाइड्रोजन आयन कम होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पीएच होता है वो रेसिप्रोकल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H पॉजिटिव आयंस के। इट मीन्स अगर H पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसका पीएच क्या होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। अगर पीएच कम होगा तो वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। सो पीएच स्केल क्या होता है, ये एक स्केल होता है जिसके सेंटर में 7 होता है विच इज न्यूट्रल, और जैसे ही हम 7 से नीचे जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। और अगर हम 7 से अबव जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक। सो ये एक नॉर्मल पीएच स्केल है। ये नॉर्मली हम इस तरह से पीएच को देखते हैं। मींस अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब एसिडिक होगा। जब 7 से कम होगा पीएच तो एसिडिक। किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। पीएच ज्यादा का मतलब 7 से ज्यादा होगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। हमारी बॉडी का पीएच क्या है, ये तो हो गया नॉर्मली पीएच स्केल क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, जिसमें हमें पता है वाटर न्यूट्रल में आता है। लेकिन जो हमारी बॉडी का मीन्स जो हमारा ब्लड और हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसका नॉर्मल पीएच क्या है, 7.35 टू 7.45, जो कि कहीं यहीं पर आता है, यहां पर आता है, मतलब 7 से अबव है। 7 से अबव है 7.35 टू 45, मीन्स हमारी बॉडी का जो पीएच है वो क्या है, थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा एल्कलाइन है। 7.35 टू 7.45 हमारा ब्लड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच। अब अगर पीएच 7.35 से कम हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रल नहीं होगा, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, एसिडिक। तो वो कंडीशन जिसमें पीएच 7.35 से नीचे चला जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस हमारी बॉडी में। हालांकि 7 न्यूट्रल होता है नॉर्मली, लेकिन हमारी बॉडी के लिए 7 क्या है, हमारे ब्लड में अगर 7 पीएच हो जाए तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए एसिडोसिस, न्यूट्रल नहीं होगा। हमारी ब्लड के लिए न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल मींस बैलेंस क्या है, 7.35 टू 7.45, ये छोटी सी रेंज ही हमारे ब्लड के लिए नॉर्मल है। अगर 7.35 से कम चला जाता है तो एसिडिक कंडीशन, अगर 7.45 से ज्यादा पीएच हो जाता है तो कौन सी कंडीशन होगी, इसका ऑपोजिट, बेसिक।
मीन्स एल्कलोसिस, क्योंकि बेसिक का ही दूसरा नाम क्या है, एल्कलाइन, तो वो कंडीशन हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, एल्कलोटिक, एल्कलोसिस उस कंडीशन को बोलेंगे। तो अभी एसिडोसिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिडोसिस क्या होता है, इज द रिडक्शन इन पीएच बिलो नॉर्मल रेंज। और हमारी बॉडी की नॉर्मल रेंज, क्योंकि हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम अपने ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ब्लड में जो पीएच है वो नॉर्मल क्या है, 7.35 टू 7.45। जब 7.35 से पीएच बिलो चला जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। और इंक्रीज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बताया अगर पीएच कम है, पीएच अगर एसिडिक हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट मींस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो रही है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा है बॉडी में, किस कंडीशन में, एसिडोसिस कंडीशन में। अब चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। Then next, acidosis is produced by increased in partial pressure of CO2 in the body fluids, particularly in arterial blood. अब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड है ये एसिडोसिस। इसमें मेन रोल किसका है, CO2 का। आप याद रखें CO2, CO2 क्या है। अब एक इक्वेशन है जो कि मैंने बेसिक्स, जो एसिड बेस बैलेंस का बेसिक वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बार बार आपको आएगी। इक्वेशन क्या है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एसिड बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। CO2 हमारे सेल से निकलती है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है CO2। जब भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी सेल्स में हो रहा है, सेल्स जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का CO2। CO2 जैसे ही ब्लड में आती है या फिर कहीं भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड है इसको रेस्पिरेटरी एसिड भी बोलते हैं। ये बहुत ही वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब ये ज्यादा देर इस फॉर्म में नहीं रह सकता, ये जल्दी से टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस, जो कि बाइकार्बोनेट आयंस है। तो ये जो SCO2 है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि CO2 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, CO2 की प्रेजेंस में जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बना, और इसकी प्रेजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्या रिलीज हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस। मींस H पॉजिटिव आयन, मैंने आपको क्या बताया, H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है। तो CO2 की प्रेजेंस में एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड देन किसको रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव को। और जो भी चीज रिलीज करती है H पॉजिटिव आयंस वो क्या है, एसिड है। तो CO2 याद रखना, CO2 जितना हमारी बॉडी में ज्यादा होगा उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में एसिड होगा। साथ में ये HCO3 माइनस भी रिलीज कर रहा है, मींस बाइकार्बोनेट भी रिलीज कर रहा है। बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट इज बेस। लेकिन हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो कब बनता है, 1:20, मींस 1 पार्ट तो एसिड का और 20 पार्ट बेस का, तब जाके एसिड बेस बैलेंस होता है। इट मींस कि ये जो H पॉजिटिव आयन है ये एक भी निकल रहा है तो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पर इफेक्ट हो रहा है, मींस एसिडिक हो रही है बॉडी। एक भी कम हो रहा है तो बेसिक की तरफ, तो इसकी तो निकल ही रही है, बट ये इतना नहीं जितना ये ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया H पॉजिटिव आयन बॉडी में तो वो कंडीशन क्या होगी, एसिडोसिस। तो CO2 की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, जितने ज्यादा CO2 होंगे उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस। मींस अगर CO2 ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयन भी ज्यादा बनेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। अगर CO2 कम है तो H पॉजिटिव आयन भी कम बनेंगे। तो ये याद रखना, CO2 क्या है, एसिड है। ये दोनों क्या है, एसिड है। CO2 है तो H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, मतलब एसिड बन रही है बॉडी। अब एसिडोसिस एक और चीज से प्रोड्यूस होता है, डिक्रीज इन HCO3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए तो भी एसिडिक कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। अगर बेस भी कम हो गया तो भी एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। बेस कम हो गया मतलब बॉडी में क्या है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then since the partial pressure of CO2 in arterial blood is controlled by lungs, the acid base disturbance produced by the change in PCO2 are called respiratory disturbance। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसको क्यों बोलते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है ना, यहां तक ये जो इक्वेशन है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, लंग्स। क्यों, क्योंकि जो CO2 बनती है
तो ये CO2 को बाहर कौन निकालता है बॉडी से? लंग्स। अगर लंग्स CO2 को बाहर नहीं निकाल पाएगा, एक्सहेल नहीं कर पाएगा लंग्स प्रॉपरली, जो एक्सपेल नहीं कर पाएगा अगर CO2 को, तो CO2 हमारी बॉडी में ही रिटेन होती रहेगी, हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी। अगर CO2 हमारी बॉडी में इकट्ठी हो रही है तो इट मीन्स वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी एंड देन H पॉजिटिव आयंस, बाइकार्ब भी निकालेगी, लेकिन H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा निकालेगी उतनी ज्यादा बॉडी एसिडिक होती जाएगी। तो इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या मतलब है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि जो हमारे लंग्स हैं वो CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहे, किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे और इनफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकाल पा रहे। नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, और इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो जाएगा? हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 से कम हो जाएगा। 12 से कम हो रहा है ब्रीदिंग रेट, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रही हमारी बॉडी से और वो हमारी बॉडी में ही इकट्ठी हो रही है, जिससे एक चीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मीन्स हमारे ब्लड में जो CO2 का जो प्रेशर होता है, दैट इज PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? जब CO2 हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रही है तो CO2 का इंक्रीज होने से हमारे ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है नॉर्मली? ये आप pH से याद रख सकते हैं, 7.35 to 45 हमारा pH है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, mmHg। सो ये हमारा नॉर्मल जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो होता है हमारे ब्लड में। अब यहाँ पर एक बेसिक आपको अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। जब बेसिक समझ आ जाएगा तो आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस समझ आ गया। तो हमने क्या कंडीशंस पढ़ी, 3-4 बातें दोबारा से देख लेते हैं कि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयंस के। H पॉजिटिव आयन क्या है? बेसिकली एसिड। जितना ज्यादा एसिड होगा हमारी बॉडी में उतनी ज्यादा हमारी बॉडी एसिडिक होगी, मींस एसिडोसिस की कंडीशन होगी। मींस जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना pH कम होगा। ये इसका उल्टा होता है, pH कम मतलब एसिडिक, pH ज्यादा मतलब बेसिक। तो pH 7.35 से कम हो रहा है, इट मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा है। अब इसकी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कब ज्यादा होती है? जब CO2 हमारी बॉडी में रिटेन रहती है, जब CO2 ज्यादा बन रही है बॉडी में और बॉडी से बाहर CO2 नहीं जा रही, तो H पॉजिटिव ये जो आयन्स है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इस इक्वेशन के थ्रू, राइट। अब एक और चीज मैंने यहां पर बताई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो किसके कारण है? CO2 के ज्यादा। CO2 के कारण हमारी बॉडी के H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। CO2 ज्यादा हो रहा है मतलब हमारे ब्लड में इसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर CO2 का, वो भी ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा CO2 होगा उतनी ज्यादा बॉडी क्या बनेगी? एसिडिक, एसिडोसिस। और ये जो CO2 है ये कौन रेगुलेट करता है? लंग्स। इसलिए लंग्स जो है CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहा, लंग्स की वजह से एसिडोसिस हो रहा है, लंग्स की वजह से CO2 रह रही है हमारी बॉडी में, तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब ये जो CO2 है ये कितना हो गया? 45। ये इतनी नॉर्मल रेंज है 35 to 45, तो ये 45 से ज्यादा हो गया है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में। कितना इंक्रीज हो रहा है? 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज्यादा हो रहा है। तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सबसे पहले इनहेलेशन की बात कर लेते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। लंग्स के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं, जैसे कि डायफ्राम वर्क करता है। डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, चेस्ट एक्सपेंड होती है, अंदर एयर बढ़ती है, ऑक्सीजन भरती है। और ये जो ऑक्सीजन है देन ये एल्वुलाई, ये आगे पूरा जो ट्रैक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलाई, आगे जो सैक्स होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है। जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जब एक्सहेल होती है, जब हम बाहर निकालते हैं एयर को, तो एक्सहेल क्या होता है? CO2 एक्सहेल होता है। CO2 एक्सहेल होना जरूरी है क्योंकि CO2 क्या है? एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं।
देन तब क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होती है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, एयर फ्लो क्या होता है, बाहर चला जाता है, आउट चला जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये डायग्राम से ये मतलब है समझाने का कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स, एल्वेलाई जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो वर्क करता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। साथ में ही जो मसल्स हैं, डायफ्राम, रेस्पिरेटरी मसल और जो चेस्ट मसल्स है वो भी हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में हेल्प के लिए। देन आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द एसिडोसिस दैट इज कॉज्ड बाय एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन लंग्स फेल टू एक्सपेल CO2 व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। इस कंडीशन में हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब है, हाइपो मतलब कम, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ये है वेंटिलेशन हमारे लंग्स की। लंग्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो लंग्स है उसका ब्रीदिंग रेट कम हो गया है। मीन्स किसी कारण से जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग जो रेट है हमारा रेस्पिरेटरी रेट वो क्या है 12 to 20। अब हमारी बॉडी इसमें एडजस्ट करती रहती है, ब्रेन सेंस करता है, ठीक है, ब्रेन लंग्स मिलकर दोनों इसमें एडजस्ट करते रहते हैं कि इतनी ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बन रही है। ब्रेन सेंस कर लेता है और लंग्स को बोलता है कि इसको बाहर निकाल दे, इतने में एडजस्ट करता है। अब किसी कंडीशन की वजह से ये जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 से कम हो गया है। 12 से कम हो गया मतलब ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट जो है स्लो हो गया है। स्लो मतलब हाइपोवेंटिलेशन। जब ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, स्लो में क्या है कि CO2 प्रॉपरली बाहर नहीं जाएगी। जब ब्रीदिंग रेट ही कम हो गया तो CO2 तो एक्सहेल हो ही नहीं रही, CO2 हमारी बॉडी में ही रिटेन हो रही है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, ब्रीदिंग रेट स्लो है। अगर ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा लाइक दिस, अगर ज्यादा है तो क्या है हाइपर वेंटिलेशन, उसमें क्या होगा CO2 ज्यादा जाएगी बाहर, CO2 ज्यादा एक्सहेल होगी। लेकिन हाइपोवेंटिलेशन में क्या हो रहा है, CO2 हमारी बॉडी में ही रह रही है, रिटेन हो रही है। जब CO2 रिटेन होगी तो मैंने आपको बताया CO2 क्या है, उसकी प्रेजेंस में एसिड बन रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस, क्योंकि CO2 लंग्स ने एक्सपेल करनी है। तो लंग्स इसमें क्या है, लंग्स फेल टू एक्सपेल CO2, लंग्स CO2 को बाहर नहीं भेज पा रहे, बाहर एक्सहेलेशन नहीं हो पा रही CO2 की। किस वजह से, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। हाइपोवेंटिलेशन होगी किसी वजह से, लंग्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो गया, लंग्स वर्क नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम हो गई है लंग्स में, तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। CO2 कहां से आती है, मेटाबॉलिज्म से आती है, सेल मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है CO2, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट है तो CO2 हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए। देन CO2 एक्यूमुलेट्स इन ब्लड। ये वही इक्वेशन है कि वो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि ये वीक एसिड है, किसमें, H पॉजिटिव में और HCO3 माइनस में, और इंक्रीज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन में अगर ब्लड में हो जाती है तो pH डिक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। देन नॉर्मल पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का वो कितना होता है 35 to 45 mm of Hg। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ABG में भी बहुत हेल्प करेंगी, ABG एनालिसिस में। देन 35 to 45 नॉर्मल है, और अगर CO2 ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है तो 45 से अबव चली जाएगी वैल्यू, 45 से अबव हो जाएगा CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड में, तो वो कंडीशन क्या होगी, एसिडोसिस। क्योंकि CO2 में चेंज आ रहा है, और CO2 में चेंज क्यों आ रहा है, लंग्स की हाइपोवेंटिलेशन के कारण, इसलिए ये कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी। क्योंकि CO2 को बाहर निकालने का काम लंग्स का है, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस कंडीशन को बोलते हैं। अब आई होप आपको एसिडोसिस समझ आ गया होगा। देन आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कितने टाइप के होते हैं। नाउ वन मोर थिंग, CO2 की एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में जब हो जाती है, हमारे ब्लड में CO2 का लेवल हाई हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। देन आते हैं इसके टाइप्स, तो दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, CO2 एक्यूमुलेट्स क्विकली इन द लंग्स। CO2 क्विकली जल्दी से लंग्स में एक्यूमुलेट हो रही है, किसी भी कंडीशन के कारण हो सकता है। सपोज कोई पेशेंट इंट्यूबेशन पर है, हमने नॉर्मली सेट नहीं किया और CO2 पर्सन को ज्यादा दे दी, तो क्या होगा कि क्विकली CO2 एक्यूमुलेट हो रही है, तो वो एक्यूट कंडीशन है। देन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रोनिक में क्या होगा, CO2 धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिटेन हो रही है
और बॉडी क्रॉनिक में क्या होता है, जो बॉडी है वो इसके यूज टू भी हो जाती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। जैसे कि आपने सीओपीडी के पेशेंट देखे होंगे, सीओपीडी के पेशेंट क्या करते हैं, CO2 को रिटेन करते हैं क्योंकि उनके जो लंग्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनमें CO2 रिटेन रहती है। उस कंडीशन में क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैन अकर एट सेम टाइम, और ये जो दोनों एक्यूट और क्रॉनिक है ये दोनों सेम टाइम पर हो सकते हैं। नाउ सडन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बी फेटल। अगर आपको सडन रेस्पिरेटरी किसी पर्सन को होती है तो वो फेटल है। फेटल मीन्स वो डेडली है। सडनली CO2 का लेवल इतना ज्यादा हो गया तो पर्सन की डेथ हो सकती है। ग्रेजुअली सपोज COPD का पेशेंट है तो उसमें धीरे धीरे हो रही है, उसमें बॉडी यूज टू हो जाती है। यूज टू इन द सेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं किसको, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एक लंग्स और एक किडनीज। तो लंग्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो किडनीज भी पूरा ट्राई करती है इसको ठीक करने के लिए, जो एसिड बेस इंबैलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तो क्रॉनिक में क्या होता है, किडनीज प्रॉपर्ली जो इसको बोलते हैं कॉम्पनसेट करना, कि किडनी कॉम्पनसेट कर रही है एसिड बेस इंबैलेंस को। ऐसे ही अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो लंग्स भी कॉम्पनसेट करते हैं, लंग्स पूरी ट्राई करते हैं देन उस एसिड बेस इंबैलेंस को ठीक करने के लिए। अभी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। सेल्स का मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है और कंटिन्यूसली हमारे लंग्स उसको बाहर निकालते रहते हैं। देन एज CO2 एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड द pH ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस। जैसे ही CO2 हमारे बॉडी में, सेल से CO2 निकली, CO2 ब्लड में गई, गैस है ब्लड में भी जा सकती है इजिली, ब्लड में गई, वहां पर क्या हुआ, CO2 का लेवल हाई हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो गया। CO2 हाई हुआ तो pH क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि CO2 क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन बॉडी में होगी उतनी बॉडी एसिडिक होगी। एसिडिक का मतलब pH कम, 7.35 से कम चला जाएगा, नॉर्मली ऐसा होता है। देन हमारे ये जो ब्लड में जो हमारे आर्टरीज की जो वॉल्स है ना, जहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पर CO2 का लेवल है, जितने ज्यादा CO2 अगर ज्यादा होते जाएंगे, यहाँ पर कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होंगे, ट्रिगर हो जाएंगे, इनको सेंस कर लेंगे कि यहाँ पर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ट्रिगर होते ही ये कहाँ सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन ने ही सिग्नल, तो ब्रेन का काम है देना, तो सिग्नल ब्रेन पे चला गया। ब्रेन में कहाँ पर जाएगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रेन स्टेम में है। कहाँ पर है, ब्रेन स्टेम में, पोन्स एंड मेड्यूला। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। यहाँ पर सिग्नल गया, यहाँ पर जब सिग्नल गया तो ब्रेन ने अब क्या करना है, लंग्स को दोबारा कहना है, लंग्स को उसने सिग्नल भेजना है कि अपना रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर लो। इंक्रीज क्यों कर लो, क्योंकि CO2 ब्लड में ज्यादा हो गई है, अब CO2 को एक्सहेल करवाना है, एक्सपेल आउट करवाना है, लंग से बाहर भिजवाना है, बॉडी से बाहर भिजवाना है। तो यही यहाँ पर बताया कि नॉर्मली क्या होता है, कीमोरिसेप्टर्स हमारी वॉल्स में होते हैं कैरोटिड आर्टरी की, जो कि सिग्नल देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। और ब्रेन और लंग्स देन मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी जो रेट है, जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग है हमारी, उसका रेट और डेप्थ को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देंगे तो CO2 बाहर चल जाएगी बॉडी में। अब ये नॉर्मल है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा, किसी कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन इज डिस्टर्ब्ड। जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वेंटिलेशन का वो डिस्टर्ब हो रहा है। लंग्स फेल टू एक्सपेल CO2 इफेक्टिवली। लंग्स फेल हो चुके हैं CO2 को एक्सपेल आउट करवाने में। क्यों हो रहे हैं, अब क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, देखो। फर्स्ट कोज क्या हो सकता है कि अगर जो हमारे लंग्स हैं वो, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, अगर लंग्स में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, सपोज कुछ स्वॉलो कर लिया, किसी बेबी ने अगर कुछ स्वॉलो कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। चोक होने से क्या होता है, एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 हमारी बॉडी में रिटेन रहेगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जो लंग्स खुद ही वीक हो गए हैं, किसी रीजन की वजह से लंग्स के जो मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया लंग्स में, म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। तो ये सभी कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है कि जो लंग्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते और CO2 रिटेन रहती है। जैसे कि हाइपोवेंटिलेशन किस वजह से हो सकता है, ओपियोइड यूज। ओपियोइड क्या होते हैं, ओपियोइड होते हैं सिडेटिव्स,
राइट। ओपियोइड जैसे कि ड्रग्स हो गए, कोकीन हो गए, ये क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस करते हैं, मीन्स जो ब्रीदिंग रेट है उसको स्लो करते हैं। तो कोई भी ओपियोइड हो सकते हैं, इंटेंशनली भी कोई पर्सन यूज कर सकता है, लाइक ड्रग्स हो गए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, एनेस्थीसिया हो गया, सेडेटिव्स हो गए, ऐसी मेडिसिन जिसमें ओपियोइड हैं, वो चीजें क्या कर सकती है, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकती हैं और जिससे ब्रीदिंग रेट हमारा बहुत स्लो हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोवेंटिलेशन, और बॉडी में CO2 रिटेन रहेगी। और क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी वजह से, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज हो सकती है किसी वजह से, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स। न्यूरोमस्कुलर क्या है, हमारे जो नर्व्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, उसके नर्व्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, जिससे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है जैसे कि डायफ्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा और एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही CO2। तो स्ट्रोक हो सकता है, मीन्स हमारे ब्रेन में जो सेंटर है, वही जो मेन सेंटर है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन स्टेम, वहां पर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर्ली। अगर वहां पर सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन आगे लंग्स को कैसे बोलेगा, राइट। तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रोक हो गई, ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर्ली ब्रेन को जा रही, ट्रॉमा हो गया ब्रेन को, तो भी जो ब्रेन है वो आगे सिग्नल नहीं देगा, लंग्स के साथ मिलकर देन वर्क नहीं कर पाएगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब CO2 की वैल्यू बॉडी में इंक्रीज हुई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ ब्लड में। पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 35 to 45, नॉर्मल वैल्यू 45 से अबव हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उसका ऑपोजिट है, क्यों, क्योंकि CO2 क्या रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है, जितना ज्यादा एसिड होगा उतना pH कम होता जाएगा, 7.35 से कम होएगा। जब भी हमारी बॉडी की बात होगी तो pH कितना आएगा, मीन्स हमारे ब्लड का कितना है, 7.35 to 45। वहां पर हमने 7 नहीं लेना, 7 नॉर्मली न्यूट्रल है, लेकिन हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो क्या है, मैं बार बार बता रही हूँ, 7.35 to 7.45 हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का और ब्लड का pH है। जो इंट्रा सेल्यूलर pH होते हैं वो वेरी करते हैं, वो किसी सेल का अलग किसी सेल का अलग, लेकिन नॉर्मली जो ब्लड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो pH है वो इतना ही रहेगा। Then the level of pCO2 is determined by the rate of carbon dioxide produced and the rate of alveolar ventilation। अब ये जो लेवल है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, कि कितना जो सेल्स हैं वो कितना ज्यादा CO2 बना रहे हैं, उतना ही ज्यादा CO2 हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होगा। और अगर वो CO2 एल्वियोलर वेंटिलेशन मींस रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन मींस अगर एल्वियोलाई उसको बाहर नहीं निकालती CO2 को, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मींस सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है कि ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज होना। देन विद इन फ्यू डेज, अब ये क्या हो गया, ये है एक्यूट कंडीशन। अब मैंने आपको बताया था एक्यूट कंडीशन, अब एक मैंने बताई थी आपको क्रोनिक कंडीशन टाइप्स में। क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था किडनीज वर्क करती है। किडनीज, अब उसको पता चल गया है, 2 ऑर्गन है मेन, लंग्स और किडनीज, लंग्स और किडनीज, और ब्रेन भी है, बट ब्रेन तो सेंस करता ही है, लेकिन मेन जो काम किसने करना है, लंग्स और किडनी ने। किडनीज ने पता लगा लिया कि हमारी बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा हो रहा है। अब किडनीज पूरा ट्राई कर रही है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये, एक दूसरे की हेल्प करते हैं लंग्स और किडनीज हमारी बॉडी को बचाने के लिए। अब किडनीज ने देखा कि CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, pH कम हो रहा है, किडनीज ने सेंस कर लिया। अब इसको कॉम्पनसेट करेगी, कॉम्पनसेट मतलब अब पूरी कोशिश करेगी pH को बढ़ाने के लिए। अभी एसिडोसिस कंडीशन है, क्रॉनिक एसिडोसिस में क्या होगा, किडनीज हेल्प करेगी pH को बढ़ाने के लिए, मींस pH को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में। तो किडनी क्या करेगी, कैसे करेगी ये pH को कैसे बढ़ाएगी, बाय जनरेटिंग एंड रीएब्सॉर्बिंग HCO3- बैक टू द ब्लड। वो इक्वेशन जो मैंने आपको पीछे करवाई थी, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली जो इक्वेशन थी, CO2 प्लस H2O, H2CO3 क्या रिलीज करती है, H पॉजिटिव प्लस HCO3-। ये जो HCO3- है ना, ये कौन रेगुलेट करता है, किडनीज। ये क्या है, बेस है, HCO3- क्या है, बेस। ये किडनीज क्या करती है, ये इसको H पॉजिटिव आयंस को तो बाहर निकालती है बॉडी से थ्रू यूरिन, और ये जो HCO3- जो बेस है इसको वापस ब्लड में रीएब्सॉर्ब करवा लेती है, ब्लड में ये वापस भेज देती है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है पैथोफिजियोलॉजी में कि किडनीज क्या कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं और रीएब्सॉर्ब कर रही हैं HCO3- मींस बायकार्ब को बैक टू द ब्लड, ब्लड में वापस भेज रही हैं। ये जो एक्सक्रीट किसको कर रही है, ये H पॉजिटिव आयंस की एक्सक्रीशन को बढ़ा रही है किडनी। तो किडनी के 2 काम क्या है, फर्स्ट तो ये है कि जो H पॉजिटिव आयन जो बन रहा है ना बॉडी में, किडनीज उसको बाहर निकालेगी यूरिन से। सेकंड काम इसका क्या है, HCO3- जो बायकार्ब जो कि बेस है उसको ये रीएब्सॉर्ब करेगी
और न्यू भी जनरेट करेगी। तो इससे क्या होगा कि पीएच दोबारा से नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल आएगा या फिर नियर नॉर्मल होगा। अब क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो गया, क्रॉनिक कंडीशन में ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये तो राइज होगा ही, ये आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, 45 से ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको ये जो बाइकार्ब का लेवल है, HCO3- का लेवल है, ये भी आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है। कितना, इसका नॉर्मल होता है 22 to 26, तो ये 26 से इंक्रीज हो सकता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। क्यों? क्योंकि किडनीज क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है, किडनी पूरी कोशिश कर रही है पीएच को वापस लाने की। अब क्रॉनिक कंडीशन में आपको जो पीएच है वो 7.35 to 7.45 इतना भी मिल सकता है, मीन्स नॉर्मल भी मिल सकता है। PCO2 का लेवल राइज मिलेगा और पीएच नॉर्मल मिलेगा, HCO3- का लेवल भी राइज मिलेगा क्योंकि किडनीज बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर रही है। और या फिर नियर नॉर्मल मीन्स इसके आसपास कहीं आपको पीएच मिल सकता है। तो क्रॉनिक कंडीशन में ये होगा। ये वैल्यूज एबीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यू कैन सी इंक्रीज, अभी मैंने बताया कि इंक्रीज HCO3 लेवल आपको क्रॉनिक में दिख सकता है एसिडोसिस में, इंक्रीज PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो हो ही रहा है इंक्रीज, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड नॉर्मल और नियर नॉर्मल पीएच, और पीएच क्या होगा, नियर नॉर्मल या फिर नॉर्मल। अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ इसका लेवल इंक्रीज दिखेगा PCO2 का, और पीएच आपको क्या दिखेगा, कम दिखेगा, 7.35 से कम। इसका लेवल नॉर्मल होगा, HCO3- का लेवल नॉर्मल होगा, क्योंकि अभी किडनीज ने नहीं किया वर्क शुरू। क्योंकि किडनीज जो है, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है एसिड बेस बैलेंस की, तो किडनीज लेट वर्क शुरू करती है, लेट विद इन फ्यू डेज, आवर से फ्यू डेज में ये वर्क करना स्टार्ट करती है। लेकिन इसका जो किया हुआ बैलेंस है वो इफेक्टिव होता है, एसिड बेस बैलेंस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन है कोजेज ऑफ एक्सेस CO2 इन द ब्लड। जो कोजेज क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा होने के, सबसे पहले हाइपोवेंटिलेशन या फिर डिक्रीज वेंटिलेशन इज द प्राइमरी कोज फॉर एक्सेस CO2 इन द बॉडी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, रेस्पिरेटरी रेट कम होने की वजह से, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से CO2 हमारी बॉडी में रिटेन हो रही है। लोअर ब्रीदिंग रेट और ब्रेडिपनिया, इसको और क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट कम होना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिपनिया बोलते हैं। यू मे हैव ऑलरेडी नो दैट। देन फर्स्ट इसका जो कोज है मेन, वो है रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन। अब मैंने बताया था कि ब्रेन सेंस करता है, कैसे सेंस करता है, हमारी जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वहां पर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। अब अगर ब्रेन ही डिप्रेस हो गया है, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहां पर है, ब्रेन स्टेम में है, पोन्स एंड मेडुला, अगर वही डिप्रेस हो गए हैं तो वो आगे कैसे लंग्स को बताएंगे कि अपना रेस्पिरेशन रेट सही करो, CO2 ज्यादा हो रही है बॉडी में, लंग्स ही डिप्रेस हो गए हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन की वजह से फर्स्ट मेन कोज है कि CO2 हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो जाती है, क्योंकि ये आगे लंग्स को नहीं बता पा रहे, ये ही डिप्रेस हो गए हैं, सो गए हैं ये रेस्पिरेटरी सेंटर, आगे ये उसको बताया ही नहीं इन्होंने लंग्स को कि CO2 को बाहर निकालो। अब ये कब सोते हैं, कब ये डिप्रेस होते हैं, जैसे कि ओपियोइड्स मैंने पहले बता दिया, ड्रग्स, कोई ऐसे ड्रग्स जिसमें ओपियोइड्स है, कोकीन है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। कोई एनेस्थीसिया हो गया, अगर पर्सन को ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया है, एनेस्थेटिक का डोज सही नहीं दिया, तो हो सकता है सेडेटिव्स, कोई स्लीपिंग मेडिकेशन ज़्यादा ले लिए। देन हेड ट्रोमा, हेड में ही इंजरी हो गई है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है वहाँ इंजरी हो गई है। स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही ब्रेन को। सेरिब्रल एडीमा हो गया है, वहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है ज़्यादा, या फिर ब्रेन ट्यूमर, कैंसर के कारण, ब्रेन कैंसर के कारण, इन सभी के कारण रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ब्रेन जब डिप्रेस हो गया तो उसने आगे लंग्स को सिग्नल नहीं दिए। देन न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट। अब न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट में, न्यूरो मीन्स नर्व्स, मसल मीन्स मसल, तो हमारे मसल कौन सी है, रेस्पिरेशन के जो मसल हैं, मीन्स लंग्स तो है ही, उसके साथ डायफ्राम भी तो काम करता है। लंग्स अकेले तो CO2 को एक्सपेल आउट नहीं कर पाएंगे, डायफ्राम वर्क करेगा, साथ में चेस्ट मसल वर्क करेंगे। अब ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें डायफ्राम जो मसल है, चेस्ट मसल है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहां की जो नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। जैसे कि
इनेबल टू यूज मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस में होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और गिलेन-बेयर सिंड्रोम। ये इन कंडीशंस में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट है, जो मसल्स है रेस्पिरेशन के वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, वो CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते। देन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। अब लंग्स में ही खुद में ही कोई प्रॉब्लम, ये हो गई मसल में, ये हो गई ब्रेन में, रेस्पिरेटरी सेंटर में प्रॉब्लम। अब लंग्स के खुद में, लंग्स का जो पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इनमें ही प्रॉब्लम होगी है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी है। सो सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि कोई एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी डाली, बेबी कॉइन स्वॉलो कर लेते हैं, उससे चॉक हो जाता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, इवन वॉमिटिंग भी चॉक कर सकती है और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, राइट, CO2 बाहर नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ पाएगी। पल्मनरी एम्बुलाई, वहां पर कोई एम्बुलाई है, कोई क्लोट है वहां की आर्टरीज में, जिससे गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। देन और इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज और किस वजह से हो सकती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, COPD, ब्रोंकोस्पाज्म, एम्फाइसीमा। इन सब कंडीशन में क्या होता है, COPD क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होगा, क्रॉनिक टाइम से इसमें ब्रोंकाइटिस भी आता है, जहां पे ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेशन होने के कारण वहां ज्यादा म्यूकस बन रहा है, ज्यादा म्यूकस मीन ज्यादा फ्लूइड बन रहा है, ज्यादा म्यूकस होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में भी क्या होता है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो एयर सैक्स है वो डैमेज हो गए हैं। जब एयर सैक्स डैमेज हो जाएंगे वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देंगे। जब एयर सैक्स जो एल्वेलाई है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी तो CO2 एक्सपेल नहीं होगी। तो ये सभी रेस्पिरेटरी कंडीशन, ब्रोंकाइटिस, COPD, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म क्या है, एस्मा, एस्मा में भी क्या हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्पाज्म वो नैरो हो जाते हैं, नैरो होने के कारण जो एयरवे है वो प्रॉपर ओपन नहीं है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। फाइब्रोसिस, थिकनिंग हो गई है, लंग्स के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां की वॉल्स थिक हो गई हैं तो ल्यूमन नैरो हो गया, एयरवे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या हो रहा है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, एल्वेलाई में फ्लूइड भर गया है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। पल्मनरी एडीमा, पल्मनरी एडीमा हो गया है, लंग्स में फ्लूइड भर गया है, एल्वेलाई और जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनके बीच में बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया है। तो इन सभी कंडीशन से मेनली क्या हो रहा है, लंग्स का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा, वहां पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे तो फ्लूइड है, चाहे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वहां की वॉल्स थिक हो गई हैं, चाहे वहां पर म्यूकस हो गए हैं, या फिर उनमें इलास्टिसिटी नहीं रही, तो वो क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली रिकॉइल नहीं हो पा रहे, जिससे CO2 बाहर एक्सेल नहीं हो पा रही। तो ये मेन कोज है। देन उसके बाद थोरेसिक स्केलेटल डिफेक्ट, हमारे चेस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट है, वो नॉर्मल नहीं है, चेस्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, फ्लेल चेस्ट, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, इन सभी कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर्ली CO2 एक्सेल नहीं हो पाएगी बॉडी से, CO2 रिटेन रह जाएगी बॉडी में। अदर क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन विद कांस्टेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन। पर्सन कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है, इंट्यूबेशन पर है, कांस्टेंट CO2 दी जा रहे हैं, नॉर्मली हम नहीं देख रहे, ध्यान नहीं दे रहा कोई, तो CO2 में ज़्यादा चली गई तो वो क्या एक्यूटली CO2 का रिटेंशन करने लग जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या है, कार्डियक हमारा हार्ट प्रॉपर्ली, कार्डियक अरेस्ट में तो ऑफ कोर्स एकदम से जो CO2 है वो रिटेन होने लग जाएगी बॉडी में। ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन ओबीज है या फिर किसी को स्लीप एप्निया है तो भी CO2 रिटेन हो जाती है बॉडी में। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, देखो सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट। अब किसी का रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का हम देख रहे हैं कि उसका 12 से कम है, जब वो 12 ब्रीथ से कम ले रहा है तो इट मीन्स उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के चांसेस हैं, क्योंकि वो CO2 रिटेन कर रहा है, नॉर्मल 12 to 20 होना चाहिए एडल्ट का। देन हाइपोक्सिया, CO2 ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में तो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन है। देन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या दिखेंगे, जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्रेन को अब क्या जा रही है, CO2 जा रही है, क्योंकि ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो क्या इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, हेडेक होगा उसको, कंफ्यूज दिखेगा, ड्राउजी ऐसे लगेगा, ड्राउजी लगेगा मीन्स बहुत स्लीपी लगेगा, पेशेंट आपको ऐसे लगेगा सो रहा है बहुत ज्यादा, आप उससे बात करें, बात करते करते पेशेंट सो गया है। देन डिलीरियम, उसको डिलीरियम होगा, कंफ्यूजन होगा, कुछ कुछ दिखने लग जाएगा, हेल्यूसिनेशन हो सकती है, ऑडिटरी विजुअल हेल्यूसिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, CO2 ज्यादा है बॉडी में। ट्रेमर्स और सीजर्स हो सकते हैं, इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम क्या होंगे, इनहिबिशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मायोकार्डियम है मींस हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डाउन होगा,
एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज क्या होगी, क्योंकि जो टिश्यूज है हमारे सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो हार्ट हमारा क्या ट्राई कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए और ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए, इसलिए डिसरिथमियाज भी हो सकते हैं। डिसरिथमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट रेट। डिसरिथमिया की कंडीशन एक और रीज़न की वजह से भी हो सकती है। सो हमारे ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है। CO2 क्या है, गैस है, तो ये सेल के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। सेल के अंदर जब CO2 जाती है तो वही इक्वेशन ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड डिफ्यूज हो जाता है किसमें, H पॉजिटिव आयंस में प्लस HCO3 माइनस में। अब यहाँ पर सेल के अंदर भी H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इंट्रासेल्यूलर जो इन्वायरमेंट है वो भी एसिडिक हो गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है। क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सेल के बाहर जाने लग जाता है। ये जब सेल के बाहर जाएगा पोटेशियम, तो इसका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स सेल के बाहर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरकैलीमिया। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पोटेशियम, हाइपरकैलीमिया की वजह से जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो सकता है, डिसरिथमियाज हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, शॉक, पर्सन शॉक में जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है। अब CO2 तो हमारे उसको नहीं चाहिए ना, टिश्यू को, हमारे टिश्यूज़ को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बाहर जाना चाहिए बॉडी से, तो शॉक की कंडीशन हो सकती है। देन उसके बाद डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। आर्टीरियल ब्लड लेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, एक तो pH कम होगा, 7.35 से कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 से ज़्यादा होगा एक्यूट सेटिंग में। क्रॉनिक सेटिंग में क्या हो सकता है, क्रॉनिक सेटिंग में pH आपको नॉर्मल देखने को मिल सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हुआ होगा, और जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो भी आपको हाई देखने को मिल सकता है। Then patients with COPD and other chronic respiratory diseases will sometimes display higher number of partial pressure of CO2 with HCO3 minus more than 30 and normal pH। वही बात की क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि COPD के पेशेंट्स, वो क्या है, क्योंकि वो CO2 रिटेन करते हैं COPD के पेशेंट, तो वो यूज टू हो गया उनकी बॉडी। अब किडनीज ने कॉम्पनसेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्रॉनिक कंडीशन है तो किडनीज क्या करेगी, बाइकार्ब को एब्जॉर्ब करेगी, बाइकार्ब को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका लेवल हाई होगा। नॉर्मल कितना है, 22 to 26, COPD के पेशेंट में 30 से ज्यादा देखने को मिल सकता है बाइकार्ब का लेवल, और pH नॉर्मल या फिर नियर नॉर्मल देखने को मिल सकता है। देन PFTs हेल्प डायग्नोसिस। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, किसको देखने के लिए कि लंग्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की वजह से ही CO2 तो नहीं रिटेन हो रही, तो उसको डायग्नोस करेंगे। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे, रूल आउट करेंगे कि किसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिंपल सा है, कोजेस के बेस पे डिपेंड करता है। कोजेस को ठीक कर दो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक हो जाएगी। सबसे पहले डिटेक्टिंग द अंडरलाइन कोज, फर्स्ट आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर पेशेंट को COPD है, एस्थमा है, ब्रोंकोस्पाज्म है, तो क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर से क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगी, एयरवे ओपन हो जाएंगे और गैस एक्सचेंज होगा। इसमें क्या आ जाते हैं, बीटा एगोनिस्ट आ जाते हैं, साल्बिट्रोल, सालमेट्रोल, एल्ब्यूट्रोल, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आ जाते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम, मिथाइल ज़ैंथाइन्स जैसे कि थियोफाइलिन। ये क्या करते हैं, डायफ्राम को भी स्टिमुलेट करते हैं, डायफ्राम मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी स्टिमुलेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करते हैं थियोफाइलिन। तो ये सभी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज या फिर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। देन ड्रग एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। ड्रग एंटागोनिस्ट का मतलब है कि कोई भी जो ओपियोइड ड्रग्स हैं, जैसे कि जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेस करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, उसका एंटागोनिस्ट देंगे। तो जैसे कि नैलोक्सोन रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स, अगर नारकोटिक्स लिए तो नैलोक्सोन उसको दे सकते हैं रिवर्स करने के लिए ओपियोइड इफेक्ट को। देन जो फ्लूमाजेनिल है ये यूज कर सकते हैं टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। देन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, अगर कोई लंग में इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। रेस्पिरेटरी डिप्रेसिंग ड्रग्स पर है अगर कोई पेशेंट, जैसे कि ओपियोइड्स, तो उसको होल्ड करेंगे। तो अगर किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो ये जो ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट है, मींस ओपियोइड्स हो गए, सेडेटिव्स, एनेस्थीसिया, ये सब क्या है, नहीं देने।
ये होल्ड करनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे सम केसेस में, अगर सीवियर है तो ऑक्सीजन देंगे पर्सन को, ताकि क्योंकि CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है तो ऑक्सीजन पर्सन को देंगे। सक्शनिंग करेंगे, अगर कोई वहाँ पर सिक्रीशंस हैं, म्यूकस है, एक्सेसिव फ्लूइड है तो सक्शन कर सकते हैं। प्रॉपर पोजीशनिंग देंगे, सेमी फाउलो पोजीशन पेशेंट को देंगे। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करेंगे। पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करेंगे। पोटेशियम लेवल हमने देखा कि कैसे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप की वजह से पोटेशियम का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो गया था, हाइपरकैलेमिया, तो ये वाला लेवल भी हमने मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अगर डिस्टर्ब होगा तो हार्ट जो रिदम है वो भी डिस्टर्ब होगी। देन नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जैसे कि CPAP और BiPAP आपने देखा होगा। जो स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, ओबीज पेशेंट हैं, जिनको यूजली स्लीप एपनिया होता है, COPD के पेशेंट हैं, इन पेशेंट को क्या है CPAP या फिर BiPAP देते हैं जो कि नॉन इन्वेजिव होते हैं। तो ये पेशेंट सोते टाइम भी CPAP और BiPAP का यूज करते हैं। देन वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी अगर सीवियर पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है तो उसको जो हाइपरकैपनिया मीन CO2 का लेवल वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डालते हैं, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, ताकि मैकेनिकली वो CO2 को एक्सहेल कर पाए, CO2 को एक्सपेल आउट कर पाए, तो इसलिए मैकेनिकल वेंटिलेशन भी देते हैं। अब सडनली अब जैसे किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और उसका सडनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक कर दिया, बिल्कुल एकदम से जल्दी से ठीक कर दिया, तो पेशेंट एल्कलोसिस में जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको सडनली नहीं करना होता, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका नॉर्मल लेवल करना होता है। अब जैसे कि जो क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के, जैसे कि COPD पेशेंट, उनको वो क्या करते हैं CO2 रिटेन करते हैं, मीन्स उनकी बॉडी यूज टू हो चुकी है अब CO2 के लिए। अब हम अगर उनको ज्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो भी वो उसके लिए ट्रिगर हो सकता है, या फिर अगर हम एकदम से उसका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक कर देंगे तो वो उसके लिए एक ट्रिगर हो सकता है और बॉडी पे जो ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।